हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर और सेक्शन ए बी सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस सेक्शन नंबर डी. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि 5 नंबर के होंगे. ठीक है. और इस सेक्शन में आपको हर एक क्वेश्चन में चॉइस भी मिलती है, तो मैं जो चॉइस मिले हुए क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31. In this question we have given draw equipotential surface for an electric dipole, and then second part two identical positive charge placed near each other. मतलब कि ए पार्ट में आपको ये बताना है कि एक डायपोल रखा हुआ है. डायपोल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. उसके लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम हो हर एक पर, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. फिर सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं या मान लीजिए दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो आइडेंटिकल चार्ज होने तब कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो आपको शो करना है. तो पहले मैं आपको पार्ट ए करवा देता हूँ. पार्ट ए में आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है. हियर आर डायग्राम फॉर द टू where there is a single negative and positive charge, so it will form a dipole. तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. अभी आपको देखो सेंटर पे मतलब बीच में कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं मिल रहा है. इसका रीज़न ये होता है कि सेंटर पर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, नेगेटिव वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स होगी, मतलब कि चार्ज के अंदर की तरफ. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है. तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस तरफ होगी तो ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा. और जैसे मान लीजिए अगर सिंगल चार्ज होगा तो उसका इक्विपोटेंशियल इस तरह से होता है. और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती जाएगी तो जो सेपरेशन है बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इंक्रीज होता जाएगा. अब ये है मतलब आइडेंटिकल चार्ज के लिए. आइडेंटिकल चार्ज के लिए देखो यहाँ पर पास में अगर आप देख रहे हो तो सेपरेशन बिटवीन द सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कम है और यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब आप दोगे तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम मिलेगा आपको यहाँ पर. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती है तो जो सेपरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इक्वल टू माइनस dV/dr होता है. तो हम ये कह सकते हैं सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी वहाँ पर सेपरेशन ज़्यादा होगा. तो इसलिए यहाँ पर सेपरेशन ज़्यादा है क्योंकि इधर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी. और दूसरा, जब आप पॉजिटिव चार्ज दोनों को एक तरफ रखा हुआ है तो इसके जो इस तरफ होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो सरफेस है वो पास पास में है. सो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है. ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा. अब सेकेंड पार्ट डिस्कस करें. बी पार्ट. बी पार्ट है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plate, each plate has an area and separation between the plate is 3 मिलीमीटर. तो देखो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया गिवन है. सो एरिया इज 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर. और जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो है 3 मिलीमीटर. इसको हम एसआई यूनिट में यानी कि मीटर नोट कर सकते हैं. तो 3 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो 10⁻³ मीटर आ जाएगा ये. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = ε0 A/में. D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, A इज द एरिया और ε0 होता है परमिटिविटी. यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है. ε0 की वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है एप्सिलॉन की वैल्यू 885 × 10⁻12 इंटू एरिया गिवन है 6 × 10⁻³ अपॉन में सेपरेशन कितना मैंने आपको बताया 3 मिलीमीटर ना, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये सब चीज़ आपकी एसआई यूनिट में होनी चाहिए, तभी आपका आंसर बिल्कुल सही आ पाएगा. इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर कोई सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में जरूर चेंज कर लें. एरिया मीटर में ऑलरेडी उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो सी यानी कि कैपेसिटेंस जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 17.7 × 10⁻12 फेराड. तो ये इस तरह से आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर इस कैपेसिटर को हम 100 वोल्ट सप्लाई से करंट कर दें तो चार्ज कितना होगा हर एक प्लेट पे. तो देखो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q = CV.
चार्ज बराबर कैपेसिटेंस टाइम्स पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस तो भी हमने निकाला है, कैपेसिटेंस है हमारा 17.7 10⁻12 इंटू पोटेंशियल कितना है 100 तो बस ये पावर मैनेज कर लीजिए आप, तो आंसर आ जाएगा आपका चार्ज 17.7 इंटू 10⁻10 कोलाम। तो इतना चार्ज हर एक प्लेट पर होगा। ये जो क्यू होता है ना, ये टोटल चार्ज नहीं होता है। टोटल चार्ज अगर देखा जाए कैपेसिटेंस पे, नेट चार्ज तो जीरो होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एक प्लेट पे पॉजिटिव होता है एक प्लेट पे नेगेटिव होता है। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले में लिखते हैं Q इक्वल टू CV, तो वहाँ पर हम ईच प्लेट का चार्ज देखते हैं, मतलब प्रत्येक प्लेट पर कितना चार्ज होगा। तो वो होगा 17.7 इंटू 10⁻⁻, एक पे प्लस में होगा और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव में होगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, how would the charge on the plate be affected if 3 millimeter thick mica sheet of K equal to 6 is inserted between the plate while the voltage supply remain constant। अब ये important चीज़ है, इसको मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो हमने क्या करा, हमारे पास जो भी कैपेसिटर था उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ऐसा माइका है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, और उसको 3 मिलीमीटर मतलब उसको कंप्लीटली फिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो सेपरेशन था वो भी तो 3 मिलीमीटर था, तो डी यहाँ पर जो है थिकनेस के बराबर होगा 3 मिलीमीटर के, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के की वैल्यू 6। अब ना बैटरी से, जो बैटरी है वो कनेक्टेड है, तो जब बैटरी कनेक्टेड होती है वो क्या करती है, वो सेम पोटेंशियल देगी, मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल देगा। जो भी वोल्टेज आप करोगे सेम पोटेंशियल आपको मिलेगा। हमें निकालना है फिलहाल चार्ज कितना हो जाएगा। अब देखो Q इक्वल टू कितना होता है, Q इक्वल टू होता है C टाइम्स V। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालो, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, लेकिन चार्ज उतना ही होगा। सॉरी, आई रिपीट, आई एम सॉरी। जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालोगे जिसका K इक्वल टू 6 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जबकि पोटेंशियल सेम रहेगा, जो मैंने आपको बताया कांस्टेंट। ठीक है, जब बैटरी कनेक्टेड है तो ऐसे में क्योंकि कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल सेम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नया चार्ज होगा वो टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा जितना भी पहले चार्ज रहा होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस K टाइम्स होगा तो चार्ज भी तो K टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस यहाँ पर जब पोटेंशियल सेम है तो कैपेसिटेंस चार्ज डायरेक्टली डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पे। तो अगर आपका कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है तो चार्ज भी K टाइम इंक्रीज हो जाएगा जब बैटरी कनेक्टेड है। तो अब देखो हमने पहले चार्ज कितना निकाला हुआ है 17.7, तो जो नया चार्ज आएगा दैट विल बी K टाइम्स, यानी कि 6 टाइम्स 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कोलाम। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं Q डैश विल बी इक्वल टू 1.062 मल्टी करने के बाद इंटू 10⁻⁸ कोलाम। तो इतना नया चार्ज आ जाएगा, मतलब आपको इसका सेपरेशन से कोई नहीं। हालांकि अगर वो कैपेसिटेंस पूछ लेते तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, बट क्योंकि चार्ज पूछा था, क्योंकि कैपेसिटेंस टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और बैटरी कनेक्टेड है, तो जो चार्ज होगा वो भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमने सिर्फ नया चार्ज निकालने के लिए पहले जो भी चार्ज था उसकी में मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मतलब इसी का और। तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में करना होगा, दोनों नहीं। तो और का ए पार्ट है, 3 चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सम ऑफ दिस चार्ज इज 0, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कैपिटल Q अपॉन Q। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए दो चार्ज है Q1 Q2, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उन दोनों के बीच में, लेट उसको U से डिनोट कर रहे हैं, तो वो होगी K1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 अपॉन में सेपरेशन बिटवीन देम। तो अभी फिलहाल हमारे पास है, और देखो जो भी चार्ज है उसका साइन आपको रखना है मल्टीप्लाई करते समय। तो मान लीजिए पहला चार्ज -Q है, दूसरा चार्ज Q है, और उनके बीच में सेपरेशन लेट x है, और ऐसे ही तीसरा चार्ज -Q रखा हुआ है, तो उसके बीच का भी सेपरेशन कितना है x, क्योंकि बोला है कि वो इक्वल डिस्टेंसेस पर रखे हुए हैं स्ट्रेट लाइन में। तो -Q और Q के बीच की सेपरेशन x है, कैपिटल Q और -Q की सेपरेशन x है, और अगर मैं -Q से सेपरेशन देखूँ तो वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x। अब जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो आपको हर एक चार्ज का हर एक से इंटरेक्शन देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल चार्ज कितने 3, 1 2 और 3। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे वो आप ऐसे देख सकते हैं n इंटू में n-1
अपॉन में 2, यानी कि 3 चार्ज है तो 3 में से एक जाएगा 2 अपॉन 2, तो 3 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी। कैसे बताता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो जब आपको पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निकालेंगे तो हम तीनों चार्ज का आपस में इंटरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे कितना होगा। तो उसके लिए देखो, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, हालांकि वो 0 है, बट वो होगी किसके, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्ज ए एंड चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। फिर पोटेंशियल एनर्जी ए का इंटरेक्शन करवाओ सी के साथ, मतलब ए का बी के साथ एनर्जी, ए की सी के साथ एनर्जी, और बचा कौन, बी और सी। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन बी और सी, तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। टोटल नहीं है 0। ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, यानी कि के जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ए और बी का चार्ज कितना है, तो यहाँ पर है माइनस क्यू और यहाँ पर है कैपिटल क्यू अपॉन सेपरेशन कितना, एक्स। अब आगे आ जाओ ए और सी के बीच में, सी के बीच में चार्ज माइनस क्यू इंटू में माइनस क्यू अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन आपको लेना है ए और सी के बीच का, तो वो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स, प्लस बी और सी, तो के बी पर चार्ज है कैपिटल क्यू, सी पर चार्ज है माइनस क्यू अपॉन में उनके बीच का सेपरेशन यानी कि एक्स। तो बस आपको अब करना क्या है, देखो के और एक्स सभी में आ रहा है वो हट जाएगा, और क्यू भी सभी में आ रहा है वो भी हट जाएगा। मतलब पहले कॉमन लेके बता देता हूँ आपको, देखो के कॉमन, एक्स कॉमन लो नीचे से, और स्मॉल क्यू कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस के क्यू, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाए, यहाँ से माइनस एक क्यू तो बाहर चले गया, तो यहाँ से सिर्फ क्यू बचेगा, और माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यू बाहर चले के बाहर गया और एक्स भी बाहर गया, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के कैपिटल क्यू। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो 2 भी है तो एक 2 हो रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया तीनों के लिए, के क्यू अपॉन एक्स को लिया कॉमन बाहर, यहाँ से बचा माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू, यहाँ से बचेगा क्यू एक बाहर चलेगा, के बाहर गया, एक्स बाहर गया, क्यू अपॉन में एक्स प्लस का माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ से सिर्फ कैपिटल क्यू बचेगा। अब देखो ये 0 के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हो ये जो पूरा ऑप्शन होगा, ये आप x को इधर ले जाओ, k को डिनोमिनेटर में, q को डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास बचेगी इक्वेशन क्या, देखो दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, माइनस क्यू और माइनस क्यू कितना हो जाएगा, माइनस के ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस क्यू बाय में 2, और दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस, या एक काम कर सकते हैं आप माइनस 2q को अपोजिट साइड ले जाओ तो वो प्लस हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं q में 2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल क्यू। हमें निकालना क्या है, कैपिटल क्यू अपॉन क्यू, रेशियो निकालना है, तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू कितना हो जाएगा, आप 2 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आइए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटू 2 यानी कि 1 अपॉन में 4। तो कैपिटल क्यू अपॉन क्यू का जो रेशियो आएगा, आप इसको फाइनल आंसर रखिएगा, क्यू रेशियो स्मॉल क्यू विल बी इक्वल टू 1/4। सो ये हो गया आपका पार्ट ए। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नंबर मिलेंगे यहाँ पर डायग्राम बनाने के, फिर फॉर्मूला अप्लाई करने के, और फिर सही आंसर निकालने के लिए। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट का फर्स्ट। इसमें आपको करना है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एट अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल आउटसाइड इट। यानी कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल होगी, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड पॉइंट पर। तो स्टार्ट करते हैं उसको। तो एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, दैट इसका जो रेडियस है आपको गिवन है कैपिटल R। ठीक है, और आप इसी आउटसाइड पॉइंट पर, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं, कोई P पॉइंट है, तो यहाँ से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर लेट इसका जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r, इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये स्मॉल r कैप, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन है, मतलब सेंटर से लेकर के P पॉइंट तक की दूरी है स्मॉल r। हमें निकालना है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे गोज लॉ। तो गोज लॉ क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ, जो इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और अ क्लोज सरफेस, मतलब सरफेस इंटीग्रल, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं जो फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस के सराउंडिंग में, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल इंक्लोज चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस। तो पहले मुझे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो कि P पॉइंट से जाएगा, और क्योंकि स्फेरिकल सेल है तो मुझे सिमेट्रिक सरफेस बनाना होगा।
तो सिमेट्रिक गॉसियन मतलब जो गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे यहाँ पर वो भी स्फेरिकल होगा और उसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अब अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्म सरफेस एरिया है उसका एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस पर हमने कोई चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है, इसका रेडियस है आर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड है यूनिफॉर्मली। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। और अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ds कंपेयर एज्यूम करूँ तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जब आप इसको लिखोगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ds cos 0 डिग्री विल बी इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन। मैंने मान चार्ज जो है वो q है इस पूरे बॉडी पर, दैट स्मॉल q चार्ज स्प्रेडेड है यूनिफॉर्मली। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालो बाहर इंटीग्रेशन से, यूज ds और cos 0 की वैल्यू होती है 1 q बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये ds किसके बराबर होगा, तो देखो ds होगा जो आपने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है इसका टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट जब आप करोगे टोटल स्फीयर का जो भी एरिया वो यहाँ पर आएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ध्यान रखना स्मॉल आर क्यों लिया मैंने, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस का एरिया इंटीग्रेट कर रहे हैं। विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज जो कि इस स्फेरिकल सेल पर हमने दिया अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू charge, that is directly proportional to charge and inversely proportional to the separation between the center of the spherical cell and the point where you want to find out the electric field। तो इनवर्सली आर स्क्वायर पर डिपेंड करती है। ध्यान रखना ये सिर्फ आउटसाइड के लिए है। अच्छा, इनसाइड के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। क्यों, क्योंकि जब आप कोई भी गॉसियन सरफेस अंदर कंसीडर करोगे तो उस गॉसियन सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं आएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी इनसाइड। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। इसमें ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विद आर, यानी कि सेंटर से अगर हम शुरू करेंगे तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी वो आपको दिखाना है। ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आर की वैल्यू आर से ग्रेटर है और जब आर की वैल्यू रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल से छोटी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दैट यहाँ पर मैं लूँगा सेपरेशन और यहाँ पर लूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब मैंने आपको बताया कि इनसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक होगी वो रहेगी 0। तो जब तक आपके सेपरेशन की वैल्यू लेट कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाती है तो कोई भी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक का नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इनसाइड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 शो करेंगे। तो यहाँ तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अब जैसे ही आप सरफेस पर जाओगे तो सरफेस पर आपको मिलेगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों, देखो जब आप आर की वैल्यू को आर के बराबर पुट करोगे क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, तो आप ये देखोगे जैसा आप बाहर जा रहे हो, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हो तो इसलिए आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, सेपरेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आप सरफेस से बाहर निकले आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, यानी कि सरफेस पर तो मैक्सिमम होगी क्योंकि अंदर तो 0 है, और उसके बाद घट रही है, तो मैक्सिमम कहाँ मिली, सरफेस पर। तो आप ये कहें कि यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो किसके बराबर होगी, वो इक्वल होगी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू में जो भी रेडियस होगा स्फेरिकल सेल का। अब इसके बाद वो इनवर्सली आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, तो जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी इस तरह से। तो ये ग्राफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेपरेशन आर का। ठीक है, यहाँ पर आर इक्वल टू आर पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आपको पहले बी पार्ट में एक्सप्रेशन मतलब डेरिवेशन करना था इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड पॉइंट के लिए ड्यू टू स्फेरिकल सेल which have charge uniformly distributed over it, and after in the second part you have to plot the graph between electric field versus the separation. Let us discuss next question now. Now question number 32 का part A,
एक्सप्लेन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है पहले एक्सप्लेन करना है। हैंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि हमें एक रिलेशन बनाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। देखो, जब मान लीजिए आपके पास एक वायर है, इस वायर को आपने किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, तो ये बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के एंड के अक्रॉस क्रिएट करेगी। अब जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो अंदर जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेट उन पे चार्ज कितना होता है माइनस ई के बराबर। तो जब भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उन पर फोर्स कितनी लगती है, एफ इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्ज पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रही है, और इस फोर्स की वजह से उसमें कुछ आएगा एक्सेलरेशन, जो कि बराबर होता है ई टाउ अपॉन एम के। ठीक है, ये कैसा है बताता हूँ। देखो, एफ इक्वल टू एम में और एफ इक्वल टू ई इंटू में ई, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ई अपॉन में एम, टाउ अभी नहीं आएगा वो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास है। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल हो गए, अब देखो जब आपने बैटरी नहीं करी है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, जब आपने बैटरी कनेक्ट करी तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब कुछ वेलोसिटी तो आई होगी ना, और वो वेलोसिटी क्या होती है, यू प्लस ए टी। मैं एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन कितना, ई अपॉन में एम इंटू में टी, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे तो उसमें उनकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बनी है या आई है उनमें, उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखनी तो ये देखो, drift velocity is the average velocity acquired by free electrons superimposed over the random motion in the direction opposite to the electric field and along the length of the metal conductor। कहने का मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो किसी वायर में, और इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। अब क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पर थे तो एक्सेलरेशन आया, तो इसका मतलब कुछ वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, कुछ वेलोसिटी आएगी जिसका मतलब कि वो एक डायरेक्शन में मोशन लगेंगे। उसी वेलोसिटी को, उसी एवरेज वेलोसिटी के सभी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी जो आएगी उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब रिलेशन करना है, मतलब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन ड्राइव करना है, डेरिवेशन करना है सेकंड पार्ट में। तो देखो ये कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है एल, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अभी के लिए मैं उसको कैपिटल एन मान के चलता हूँ, लेकिन स्मॉल एन यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। ये हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है नंबर डेंसिटी। जो अच्छा कंडक्टर होगा उसकी एन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हमने क्या माना कि लेट इसको, हमने वायर्स को किसी भी पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे और उसमें कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। लेट वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वी डी है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, ये तो होता है करंट। तो मैं मान के चलता हूँ, देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय जो भी उस पर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो क्यू इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्यू इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि एल लेंथ ऑफ वायर में है, मल्टीप्लाई बाय ई क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसको डिवाइड कर दीजिए टाइम से। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होगा, तो वो होगा, देखो अगर मैं एन की बात करूँ, नंबर ऑफ टोटल नंबर वो होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द वायर।
ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो है कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो मैं कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर लिख सकता हूँ। और देखो इस वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगी वो होगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, वो इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू में लेंथ। तो यहाँ पर मैं ए इंटू लेंथ रख दिया है। देखो कैपिटल एन किसके बराबर, इंटू वॉल्यूम के। एन को मैंने एन रख दिया यहाँ पर, वॉल्यूम को रखा एरिया इंटू लेंथ, और बचा क्या यहाँ पर स्मॉल ई डिवाइडेड बाय टी टाइम। अब देखो आगे चलते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है सभी इलेक्ट्रॉन्स की वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड में टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू में टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, जो लेंथ ऑफ वायर है, किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, इंटू में टाइम टी। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो आप ये देखो यहाँ पर एल अपॉन टी है ना, इसी एल अपॉन को हम लिख देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल। तो वी डी इक्वल टू एल अपॉन टी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू एन, ये ई है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज़्यादा करंट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब ज़्यादा करंट। जैसे ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करती है इस पे करंट पर। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कैसे। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी अपॉन में डी। तो अगर मान लीजिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ज़्यादा पोटेंशियल होगा, और ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो ज़्यादा करंट भी होगा, ठीक है। क्योंकि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्जर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड बी ग्रेटर, और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल कहीं ना कहीं ज़्यादा है। फिलहाल इतना आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ ये डेरिवेशन था और बताना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो अब इसका पार्ट करते हैं बी। We have two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are given connected in parallel as shown in figure. Deduce the expression for equivalent EMF आपको निकालना है, equivalent resistance बताना है और potential difference बताना है पॉइंट A और पॉइंट B का कितना होगा। तो देखो यहाँ पर एरो ऑफ डायरेक्शन दे रखी है कि करंट B से लेके इस तरह से आगे फ्लो कर रहा है। अब होगा क्या कि जैसे यहाँ पर करंट I फ्लो कर रहा है तो इस करंट को आगे जाने के दो रास्ते मिल गए। तो कुछ करंट चले जाएगा यहाँ पर I और कुछ चले जाएगा मान लीजिए नीचे I2। वैसे भी जब पैरेलल होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है और करंट डिफरेंट होता है, क्योंकि आपके पास अब अलग अलग रास्ते हैं करंट के जाने के लिए, अलग अलग रास्ते हैं, तो करंट डिफरेंट होगा पैरेलल में, जबकि वोल्टेज सेम होता है। और अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं डिस्टेंस, ठीक है, तो सीरीज में करंट सेम रहता है। आगे स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करूँ KCL, तो अकॉर्डिंग टू KCL जो भी करंट किसी जंक्शन पर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकमिंग करंट कितना है I, वो बराबर होगा आउटगोइंग करंट के, यानी कि I1 प्लस I2 के, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है इक्विवेलेंट EMF। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले मान लीजिए कोई भी एक EMF या सेल है जिसका EMF है E और वो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्टेड है, ठीक है, या फिर मान लीजिए इसके क्रॉस इस कैपिटल R के पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो जो V है आप इसको ऐसे लिख सकते हो EMF माइनस लेट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r और करंट फ्लो कर रहा है I। तो V को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस में I स्मॉल r, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस R। तो V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर। इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा। दूसरा आपको ये तो पता ही होगा V इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है करंट अपॉन में रेजिस्टेंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, KCL को अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो इसी इक्वेशन से अगर मैं की वैल्यू लिखूँ तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो IR को इस तरफ ले आओ और V को इस तरफ, तो IR इक्वल हो जाएगा E माइनस V। E क्या है, EMF, और ये V पोटेंशियल बिटवीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो स्मॉल r इक्वल टू, या सॉरी करंट अगर हम लिखें तो करंट इक्वल टू कितना हो जाए माइनस में V अपॉन में R। तो अगर मैं यहीं पर I1 लिखने लगूँ, मतलब ऊपर के लिए अगर देखूँ I1, तो I1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, EMF कितना है E,
माइनस पोटेंशियल डिफरेंस देखो किसका, जो इन दोनों पॉइंट होगा ना यहाँ से यहाँ तक, या आप ए बी भी कह सकते हो, या मान लीजिए इसको मैं वी बोलते रहा हूँ, इस को लेकर के इस पॉइंट तक का पोटेंशियल, हालांकि वो वी ए बी के बराबर ही होगा। तो ई वन माइनस वी अपॉन में इंटरनल डिस्टेंस कितना है आर वन, तो ये तो हो जाएगी आई वन वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से आप आई टू के लिए, मतलब सेल टू के लिए नीचे जो रेजिस्टेंस, नीचे जो करंट है आई टू के लिए आप लिख सकते हैं इक्वेशन आई टू इक्वल टू ई टू माइनस में वी अपॉन में आर टू। ठीक है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है नेट ईएमएफ कितना होगा बैटरी का। तो हम एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे, उससे कंपेयर करेंगे। अभी क्योंकि हमारे पास I1 और I2 दोनों की वैल्यू आ गई है, तो उसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो I इक्वल टू हो जाएगा, I1 की वैल्यू है E1 माइनस वी अपॉन में R1 प्लस I2 की वैल्यू E2 माइनस E2 माइनस वी अपॉन में R2। ठीक है, अब आप एक ऐसी इक्वेशन क्रिएट हो जिसमें पोटेंशियल यानी कि V सिर्फ अकेला हो, जैसे यहाँ पर V अकेला था, बाकी सब एक तरफ होना चाहिए। तो वही कोशिश करेंगे, V को एक साथ लाएंगे। तो इसको आप पहले तो ऐसे I इक्वल टू ई वन अपॉन में R1 माइनस वी अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 और माइनस के V अपॉन में R2। देखो V वाले पोर्शन को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ रखो बस। I इक्वल टू हो जाएगा E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस माइनस V कॉमन लो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मैंने क्या करा है, इन दोनों में V कॉमन लेकर के माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस V, यह बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखो V वाले पोर्शन को उस तरफ ले जाओ और I को ले आओ इस तरफ, तो आप ऐसे लिख सकते हो V वो पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो पहले इसको मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू E1 अपॉन में R1 प्लस 2 अपॉन में R2 और माइनस के करंट I। अब क्योंकि अकेला V छोड़ना है मुझे, इसी तरह की इक्वेशन बनानी है, मैं नेट ईएमएफ निकाल सकूँ। तो V को अकेला छोड़ने के लिए आप ऐसे करो, इसको आप ऐसे लिख लो R1 प्लस R2 एलसीएम लेकर के अपॉन में R1 डॉट R2 इक्वल टू R2 है इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस के I। क्योंकि V को अकेला छोड़ना है तो R1 R2 उधर ऊपर जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो V इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और देखो ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा R1 डॉट R2 अपॉन में R1 प्लस R2 माइनस के I, और ऊपर जाएगा R1 डॉट R2 और नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से आप एलसीएम ले लीजिए, तो V इक्वल टू आएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो E1 के साथ जाएगा R2 प्लस E2 के साथ आएगा R1 और अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि R1 डॉट R2। यहाँ पर देखिए R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2 और माइनस के I प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, तो V इक्वल टू, अब देखो R1 से R2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर बचेगा E R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, माइनस I ये हुआ R2 मल्टीप्लाई में अपॉन में R1 प्लस R2। अब जो जनरल इक्वेशन थी मैंने आपको बताई थी वो थी V इक्वल टू ई माइनस के आई आर। जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, मतलब इस पूरे सर्किट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये पॉइंट A ये पॉइंट B और इन दोनों का एक इक्विवेलेंट ईएमएफ लेट इस तरह से, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट और V इक्विवेलेंट मतलब A और B के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट। तो आप इसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से इस इक्वेशन से कंपेयर करो, ये V है, ये हो जाएगा आपका E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू में ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो पहले पार्ट में हमें क्या पूछा था, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो कंपेयर करने के बाद आफ्टर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन से, तो E इक्विवेलेंट आएगा E1 R2 में
E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो दोनों पैरेलल में है ना, तो वही आता है पैरेलल में R1 डॉट R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये हमारा पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हो गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया है। पार्ट थर्ड में पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए और बी के बीच में, तो मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट माइनस आर आई आर इक्विवेलेंट, तो यही तो है ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया आपके पार्ट थर्ड का आंसर, ये हो गया पार्ट फर्स्ट का आंसर इक्विवेलेंट जहाँ पर हमने किया है, ये पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड का आंसर। ठीक है, तो एक ही डेरिवेशन से हम तीनों पार्ट कर पाए हैं। तो इसका जो और पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, स्टेट द टू किरचॉफ रूल्स यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन देम। तो देखो आपको पता है किरचॉफ ने दो नियम दिए थे सर्किट सॉल्व करने के लिए, एक होता है केसीएल और एक होता है केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ इसकी। तो केसीएल को जंक्शन रूल भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। अब क्योंकि एक्सप्लेन करना था तो एक्सप्लेनेशन सुनिए। अब आप मान लीजिए आपके पास एक वायर है, लेकिन आगे जाकर के उसमें दो जॉइंट इस तरह से आ गए हैं। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर एक जगह से करंट आ रहा है और बाकी अलग अलग जगह से जा रहा है, मतलब एक ऐसा जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर करंट को जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हों उसके पास, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इसको जंक्शन कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर करंट आया I1 और यहाँ पर करंट गया I2 और यहाँ पर करंट गया I3। तो किरचॉफ जंक्शन रूल ये कहता है कि जितना भी किसी जंक्शन पर इनकमिंग करंट होगा वो हमेशा बराबर होता है आउटगोइंग करंट के। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I2 प्लस I3 के। तो ये होता है केसीएल, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट पर, अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नेट करंट अगर आप देखो तो नेट करंट कितना होगा, जीरो। ये नेट करंट का मतलब है देखो, यानी कि जितना करंट आ रहा है उतने करंट चल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट, वो कितना होगा, जीरो। तभी तो ये चीज़ हुआ, मतलब इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो ये चीज़ों से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि मान लीजिए यहाँ से चार्ज आ रहा है Q1, अब ये चार्ज कुछ यहाँ पर गया और कुछ यहाँ पर गया Q3। तो चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट। एक्चुअली मान लीजिए जो भी चार्ज आपने इस वायर में भेजा, अब वो चार्ज है, चार्ज एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लो यहाँ से आप 5 कूलम चार्ज भेज रहे हो और यहाँ पर गया चार्ज 2 कूलम, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 3 कूलम ही तो जाएगा। यानी कि उस चार्ज के पास अब अलग अलग रास्ते हैं। तो अगर 5 में से 2 कूलम एक वाले वायर में चले गए I2 में, तो जो दूसरा वाला वायर होगा उसमें 3 कूलम जाएगा। यानी कि ये जो फर्स्ट होता है KCL, ये डिपेंड करता है, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर है। अब सेकंड रूल की बात करते हैं। तो जो सेकंड लॉ है KVL बोलते हैं इसको, इसको आप लूप रूल भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये लूप रूल इसलिए कहलाता है क्योंकि एक लूप में हम इसको अप्लाई करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, the algebraic sum of the changes in the potential around any closed loop involving resistor and cell in the loop is zero। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक सर्किट है, मान लो यहाँ पर R1, यहाँ पर R2 और एक बैटरी आपने ले रखी है, लेट इसका EMF है E और इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल इसके अक्रॉस V2। तो लूप रूल ये कहता है कि जितना भी पोटेंशियल होगा अलग अलग, चाहे वो बैटरी या रजिस्टर की वजह से, उन सब का समेशन कितना होगा, जीरो। यानी कि E1 E प्लस V1 प्लस V2 की समेशन जब आप करोगे, टोटल ऐड करोगे तो वो आएगा जीरो। यानी कि सिंपली आप ऐसे कह सकते हो कि समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द रजिस्टर और द सेल इन द लूप विल बी जीरो। एक्चुअली है क्या, देखो होता ये है कि मान लीजिए जो भी आपकी बैटरी कुछ एनर्जी देगी, मान लीजिए 5 जूल, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो मतलब इक्वली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो 5 जूल एनर्जी होगी वो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 जूल चले गई, तो यहाँ पर जो एनर्जी यूज होगी वो होगी 3 जूल। यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी, बैटरी से जितनी भी एनर्जी निकली है वो अलग अलग जगह वेस्ट मतलब यूज हो रही है, मतलब R1 में R2 में। तो एनर्जी क्या होता है, मतलब एनर्जी को जब आप चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो वही तो होता है पोटेंशियल, तो वही तो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो KCL जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो इतना हमें एक्सप्लेन करना था और डेफिनेशन लिखनी थी। अब करेंगे इसका बी पार्ट, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द बैलेंस स्टेट इन व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ। यानी कि किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमें व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन को ड्राइव करना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है और उसकी बैलेंस कंडीशन क्या होती है। देखो, एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसा मेथड है जिससे आप एक अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो अगर आपको बाकी रजिस्टर्स की वैल्यू पता है। तो इसमें 4 रजिस्टेंस होंगे। एट ये है R1, यहाँ पर है रजिस्टर R2, ये है R3 और ये है R4। या आप इसको R1 R2 R3 ना कह करके जनरली आपको आदत होती है इस तरह से PQRS भी लिख सकते हैं। मान ली ये है P, ये है Q, ये है R और ये रेजिस्टेंस S, ठीक है। और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जिसका EMF या वोल्टेज मान लीजिए V है। अब यहाँ पर ये होगा कि मान लीजिए करंट जब आ रहा है बैटरी से, तो इस करंट को आगे जाने पर अलग अलग रास्ते हैं, मतलब वो अलग अलग जाएगा। तो एज्यूम करके चाहें कि लेट यहाँ पर करंट गया I1 और टोटल करंट जो आ रहा है वो I आ रहा है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा I1, मतलब I में से 1 माइनस कर दिया अकॉर्डिंग टू KCL। बट यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर भी हम लगाते हैं। तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर हम G लगा रहे हैं इस तरह से। गैल्वेनोमीटर मतलब हमें डिफ्लेक्शन ऑफ करंट बताएगा कि अगर करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब बैलेंस कंडीशन क्या होती है, तो बैलेंस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट ना जा रहा हो, तो ऐसे में जो IG की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। या अगर मैं मान लीजिए इन पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ A B C और D, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा B और D के बीच में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट B बराबर हो जाता है पोटेंशियल एट D पॉइंट के। तो ये बैलेंस कंडीशन है। इसके अलावा बैलेंस कंडीशन में ये भी होती है कि P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर होती है। तो हमें यही शो करना है, हमें यही दिखाना है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ बैलेंस। तो ये हमें ड्राइव करके दिखाना है कि P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर होती है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि जब सर्किट बैलेंस्ड होता है, जब ये सर्किट बैलेंस होगा तो ऐसे में जो गैल्वेनोमीटर है और जो बैटरी है आप उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगाओ और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगाओ, सो वी कैन से दैट दीज टू ब्रांचेस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड द बैटरी आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो आप रिप्लेस कर दीजिए, सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन। अब हम P अपॉन Q को R अपॉन S बराबर शो करेंगे, तो इसके लिए मुझे KVL अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा I, तो ऊपर अगर I1 गया तो नीचे जाएगा I माइनस I1। अब मान के चलते हैं कि IG में जो करंट जा रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो IG है। तो मतलब यहाँ पर जो Q है रजिस्टर, उसमें करंट जाएगा, उसमें जाएगा I1 में से IG तो नीचे चले गया, तो I1 माइनस IG। अब ये IG नीचे आएगा। अब जो S रेजिस्टेंस है DC ब्रांच है उसमें कितना करंट जाएगा, देखो यहाँ है IG और यहाँ I माइनस I1, तो ये दोनों आकर के एड अप हो जाएंगे और S ब्रांच में जो करंट जाएगा वो जाएगा I माइनस I1 और उसमें G को ऐड कर दो। अब फिर से ये दोनों करंट आपस में मिल करके टोटल करंट I ही बचेगा। अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। तो देखो हम KVL अप्लाई करेंगे दोनों लूप में, तो अप्लाई KVL पहले अप्लाई करते हैं A B D A में। तो जब आप A B D A में लूप अप्लाई करोगे तो देखो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस रजिस्टर वो 0 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप ए बी ब्रांच पर जा रहे हो, मतलब ए से बी जा रहे हो, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लो, मान लो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे जाएंगे। तो आप ए से बी जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा आपको, मिलेगा वो I1 इंटू में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है P, तो P इंटू I1। अब आगे देखो, जब आप करंट की डायरेक्शन में जा तो प्लस लेना है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस लेंगे पोटेंशियल को। तो अब यहाँ पर G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो प्लस G इंटू में IG।
अब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब डी से ए की तरफ, लेकिन आपने क्या जूम करा है, करंट को नीचे आते हुए। तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और ये अगर पोटेंशियल कितना आएगा, आई माइनस के आई वन इंटू में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस यानी कि आर, और ये किसके बराबर होगा, जीरो के। तो ये हमारी आगे पहली इक्वेशन है, ठीक है, ये आई जी है। अब सेकेंड इक्वेशन क्रिएट करते हैं बाय अप्लाइंग KVL इन लूप बी सी डी बी में। देखो जहाँ से आप शुरू कर रहे हो वहीं पर ख़त्म करना है, लूप तभी तो ही वो बी सी डी बी में। तो जब आप बी से सी जा रहे हो तो पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो हम वही अप्लाई कर रहे हैं। तो करंट कितना है बी सी में, वो है आई वन माइनस आई, इनटू में रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर आर टू है। अब आप यहाँ पर जब जाओगे सी से डी, तो देखो आप जा तो ऐसे रहे हो लेकिन ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो एक माइनस साइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एस इंटू में यहाँ पर जो करंट है आई माइनस आई वन और प्लस में जी, ठीक है। फिर आप जा रहे हो डी से बी में और फिर से आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, करंट नीचे आ रहा है, तो आई जी इंटू में जी इक्वल टू जीरो। अब मैंने आपको बताया कि बैलेंस कंडीशन में आई वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो दोनों इक्वेशन में, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन में आई जी की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं। तो ये वन इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जा करके आप इसको लिख सकते हो पी आई वन माइनस आई आई, एक मिनट मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। देखो पी आई वन, ये तो जीरो हो जाए क्योंकि आई जी की वैल्यू जीरो है, फिर माइनस के आई माइनस आई वन इंटू में आर इक्वल टू जीरो है। अब जो माइनस पोर्सन है उसको उस तरफ ले जाओ, तो आप सिंपली ये लिख सकते हो पी आई वन की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी आई माइनस आई वन इंटू में आर, ठीक है। तो मान लो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पर भी आई जी की वैल्यू करो, जहाँ पर भी आई जी है उस सबको जीरो कर दीजिए, ये भी आई जी था हमारा और ये भी आई जी है जीरो। तो यहाँ से बचेगा आई वन इंटू में आर टू। अभी आर टू क्या है, आर टू हमारा क्यू के बराबर है, मतलब ये मैंने आपको पहले बताया था आर टू किसके बराबर है, क्यू के, माइनस एस आई माइनस आई वन, तो ये आई माइनस आई बचा और ये तो जीरो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। इसको आप लिख सकते हैं क्यू इंटू में आई वन इक्वल टू एस इंटू में आई माइनस के आई वन इक्वल टू कितना, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब हमें थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करना होगा इक्वेशन फोर से, तो देखो कितना आएगा, पी आई वन डिवाइडेड बाई क्यू आई वन इक्वल टू आर आई माइनस आई वन डिवाइडेड बाई एस अपॉन में आई माइनस आई वन। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आई वन से आई वन कैंसिल, तो आपको मिलेगा पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन में एस। और यही तो होता है किरचॉफ की बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में करंट कोई भी नहीं जाएगा, किलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए आपको आर एस और क्यू की वैल्यू है तो पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये था डेरिवेशन ऑफ द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ। हमने केवीएल अप्लाई किया और ये जो मैंने आपको बताया करंट जो डिवाइड हुआ वो केसीएल के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 33, इसका फर्स्ट पार्ट है ए, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस विद अ फेज एंगल टू डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। तो पहले पार्ट में आप सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन होता है उसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना है जो कि जिसमें आपको दिखाना है इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करती है डिफ्रैक्शन एंगल के साथ। तो देखो इंटरफ्रेंस में तो ये होता है सभी की इंटेंसिटी सेम होती है, जितने भी आप पैटर्न देखोगे सबकी इंटेंसिटी आपको मिलेगी, लेकिन डिफ्रैक्शन में ये होगा कि जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और जो आगे आपको मैक्सिमम मिलेंगे उसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी दोनों तरफ। तो एक तो ये ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाना है। दूसरा, जो सेंट्रल विड्थ होगी वो हमेशा डबल होती है बाकी जितनी भी विड्थ बन रही है उनसे कंपेयर करने पर। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज ट्वाइस टू दैट ऑफ द एनी सेकेंडरी मैक्सिमम, मतलब सेंटर वाली डबल होगी या ट्वाइस होगी। तो ये तो होगा हमारा पार्ट ए। अब पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी, ए रे ऑफ लाइट पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ट्रायंगुलर प्रिज्म। मतलब इस तरह से हमारे पास कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√। तो ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म।
कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको डेल्टा ए बताना है, एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है कितना होगा, और ये बताना है कि जो लाइट आगे जाएगी कैसे जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए अब ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, तो उसके बाद इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सीधा जाने के अलावा। जब वो 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंस एंगल 0 रहा होगा तो रिफ्लेक्शन एंगल भी यहाँ पर 0 होगा, तो सीधी इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब इस रे का इसके बाद क्या होगा वो हमें समझना है। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ एक टी आर की कंडीशन क्या होती है, या टी आर होता क्या है। जब भी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में जाती है, सच दैट कि उसका इंसिडेंस एंगल उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तो ये जो लाइट रे जा रही है ये इस सरफेस पर ग्रेज करती है। ग्रेज करने का मतलब ये है कि जैसे लाइट रे यहाँ से गई उसके बाद ही इस सरफेस, मतलब ना तो पार होगी ना अंदर आएगी, मतलब इस पर इस तरह से चली जाएगी, ग्रेजिंग होगी। कब? जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर हुआ तो जो लाइट रे है ये बाहर चली जाएगी। मतलब सेकंड केस में क्या होगा, मान लीजिए लाइट रे यहाँ आई और इस तरह से इंसिडेंट हो रही है सच दैट कि जो इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा है इंसिडेंस एंगल, तो ये लाइट रे बाहर चली जाएगी। तो उसमें ये क्या हो जाएगा, टोटली रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब बाहर की तरफ चली जाएगी। एक मिनट, जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, आई एम सॉरी, ये अंदर ही आ जाएगी, बोलते हैं टी आर कंडीशन। जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो उस केस में ये बाहर ना जा करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि टी आर हो जाता है। ये बाहर तब जाके जब मान लीजिए इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, तब ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो ये वापस आ जाएगी और इसमें हो जाएगा टी आर। ठीक है, और ग्रेजिंग कब करेगी, जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ पर करेंगे। देखो, जब ये लाइट रे आई, अब ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा इसको हम कहेंगे, देखो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ट्रायंगल तीनों एंगल का सम कितना होता है 90, सॉरी 180, तो ये 90 ये 60 तो 120 हुआ, तो ये जो बचेगा ये बचा आपका 30 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है इंसिडेंस एंगल। अब इंसिडेंस एंगल क्या होता है, जो लाइट रे आ रही है और जो नॉर्मल है उनके बीच का एंगल। तो देखो ये मैंने नॉर्मल डाला पूरा यहाँ पर, तो ये नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। अब इतना एंगल अगर 30 डिग्री है तो जो बचा हुआ है यानी कि जो इंसिडेंस एंगल होगा इस सरफेस के लिए वो 60 डिग्री होगा। ओके, इसका मतलब ये होगा कि ये सर मीडियम है यहाँ पर प्रिज्म के अंदर और ये है रेयर मीडियम। तो पहले एक काम करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है ना मटेरियल, तो इसका क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। उनके बीच में रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू 1/sin IC। तो sin IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/μ, यानी कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप इस तरह से क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। म्यू की वैल्यू कितनी है 2/√3, तो ये जाएगा ऊपर। तो इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल ये आएगा sin IC इक्वल टू आ जाएगा √3/2। अब आपको पता होगा कि साइन में √3/2 कब आता है, जब 60 डिग्री एंगल हो। तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब आप ये देखो कि यहाँ पर इंसिडेंस एंगल भी कितना है 60 डिग्री, यानी कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया है। और ऐसे में मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तब होती है ग्रेजिंग। तो ये कंडीशन किस चीज़ की आ गई, ग्रेजिंग करने की। इसका मतलब होगा कि जो लाइट रेड वाली आ रही है ये ना तो बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी, इस सरफेस पर ही जो एसी सरफेस है इस पर इस तरह से ग्रेज करेगी। तो ये होगा इसका पैटर्न कि किस तरह से लाइट रे बाहर आ रही है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस की और एंगल ऑफ डेविएशन की कि ये कितने होंगे। अब देखो इमरजेंस एंगल कितना होगा। इमरजेंस एंगल होता है जो लाइट रे में रिफ्रैक्शन होने के बाद भी डायरेक्शन होती है और जो नॉर्मल है उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का वो हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि ई। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ई की कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस की बात करें तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अभी क्या बताना है एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो एक रिलेशन होता है एंगल ऑफ डेविएशन में इमरजेंस में कि इंसिडेंस एंगल प्लस इमरजेंस एंगल हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल, डेल्टा के इक्वल। इंसिडेंस एंगल हमारा कितना है यहाँ पर इस वाले सरफेस के लिए 0, क्योंकि इस सरफेस पर वो ग्रेजिंग कर रही है ना, तो कोई एंगल ही नहीं बनाया उसने। इंसिडेंस एंगल, इमरजेंस एंगल कितना है 90 डिग्री, एंगल ऑफ कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और डेविएशन हमें निकालना है। तो डेविएशन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 90 - 60 यानी कि 30 डिग्री, ये आएगा डेविएशन एंगल।
सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमने निकाला पहले कंडीशन, मतलब वो कंडीशन इस तरह से हमने सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकाला जो कि 60 डिग्री आया बाय यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड देन वी हैव सीन दैट इंसिडेंस एंगल यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो ग्रेजिंग होगी, तो ये इसका पैटर्न हो जाएगा किस तरह से लाइट रे जाएगी। फिर उसके बाद इमरजेंस एंगल 90 डिग्री ग्रेजिंग कर रही है और डेविएशन एंगल 30 डिग्री। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये और का फर्स्ट है, राइट द 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफ्रेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। वैसे तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न के इंटेंसिटी को ड्रॉ करोगे विद द फेज एंगल, तो इंटरफ्रेंस में सभी की इंटेंसिटी आपको सेम मिलेगी और विड्थ भी सेम मिलेगी। तो एक तो डिफरेंस ये लिख सकते हो कि इंटरफ्रेंस में सभी की इंटेंसिटी और विड्थ सेम रहती है, जबकि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल वाले की सबसे ज़्यादा रहेगी और वो ट्वाइस भी होगी बाकी सबसे अगर पेयर करें तो एक तो इंटेंसिटी का आप डिफरेंस लिख सकते हो। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि जब इंटरफेरेंस होता है तो इंटरफेरेंस करवाने के लिए आपको 2 स्लिट का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि आपको 2 मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होती है, 2 मोनोक्रोमेटिक चाहिए होता है आपको, जबकि डिफ्रैक्शन के लिए आपको एक सिंगल स्लिट की सिर्फ आवश्यकता पड़ती है। सिंगल स्लिट से ही आप उस लाइट को बेंड कर पाते हैं। तो ये एक और डिफरेंस हो गया। तो आपको क्या करना है, 2 ही तो डिफरेंस लिखना है, तो आप ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप डिफरेंस भी लिख सकते हो कि यहाँ पर सेंट्रल की जो इंटेंसिटी होगी, मतलब जो फेज डिफरेंस होगा जो सेंट्रल की वजह से बना है, वो नेट डिफरेंस 0 होगा, जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपको फॉर्मूले लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखिए पहला, द इंटरफेरेंस पैटर्न हैज ए नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड एंड डार्क बैंड्स, जो मैंने आपको बताया इक्वली स्पेस्ड होंगे। द डिफ्रैक्शन पैटर्न हैज ए सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम विच इज ट्वाइस एट एज द वाइड ऑफ द अदर मैक्सिमम, यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला होगा। द इंटेंसिटी उसके बाद दोनों तरफ डिक्रीज करती है। सेकेंड, वी कैलकुलेट द इंटरफेरेंस पैटर्न बाय सुपर इम्पोजिंग 2 वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2 नैरो स्लिट। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग स्लिट से आपको जब लाइट रे मिलती है, क्रोमेटिक सोर्स हम क्रिएट करते हैं उन दोनों से, तब आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम सिंगल स्लिट को यूज करते हैं जिससे सुपरपोजिशन हम करवाते हैं। तो वी कैन राइट द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज अ सुपरपोजिशन ऑफ अ कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन अ सिंगल स्लिट। तो ये डिफरेंस हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, बी पार्ट। यहाँ पर है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ए बी ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म होता है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म हो 60 डिग्री, ये तीनों एंगल 60 होंगे। सोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो डेल्टा मिनिमम है वो है 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो स्पीड कितनी होगी, तो देखो स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला, जैसे आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट अगर c है एयर में, तो म्यू इक्वल टू होता है c/v, यानी कि किसी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कहीं ना कहीं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगी। तो हमें फिलहाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, v निकालना है। तो v निकालने के लिए हम ये लिख सकते हैं ना, c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाए, तो देखो हमारे पास एक सहारा है क्या, कि हमें डेल्टा मिनिमम पता है और एंगल ऑफ प्रिज्म भी पता है। तो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। तो इस फॉर्मूले की मदद से पहले डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म, और उसके बाद हम म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी फॉर्मूला लगा करके वी फाइंड में। तो देखो इसको पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। साइन एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम है 30 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2, यानी कि 60 अपॉन में 2। तो ये हो गया 63990 अपॉन, यानी कि साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री। तो म्यू इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/√2 या फिर √2 ओनली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता लग गया इस मीडियम का कितना है, 1.414 √2 1.414। अब v इक्वल टू कितना होगा, v विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू। तो c की वैल्यू कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.414।
तो या फिर आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, जो v आएगा वो आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय √2 मीटर पर सेकेंड। बट इट विल बी फाइन कि अगर आप 3 को 1.414 से डिवाइड कर दें तो जब आप देखो, एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ। पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन यूज़ किया, और वहाँ से क्योंकि हमें v नहीं पता था तो हमने पहले कोशिश करी म्यू फाइंड करने की, और म्यू के लिए हमने रिलेशन यूज़ किया म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड बाय साइन a/2। अभी उसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.414। तो जब आप 3 को 1.414 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड होगी इस प्रिज्म के अंदर। तो ये था पार्ट बी। अब पार्ट करेंगे सेकंड इसका। तो सेकंड पार्ट है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस ए बी सो दैट द अर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द फेस ए सी। यानी कि मान लीजिए इधर से आप कोई लाइट रे गिरा रहे हैं, ठीक है, तो होगा कि इस तरफ मुड़ेगी लेट से, और फिर ये बाहर निकलेगी, और लेकिन ये बाहर निकल नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर हो रही है ग्रेजिंग, तो इसके अलोंग रहेगी ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एमरजेंट एंगल होगा वो कितना होगा, अगेन 90 डिग्री, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मैं इसको आई मान लेता हूँ, ये एंगल हमें फाइंड है आई कितना होगा। तो देखो, जब आप इसको फर्दर आगे मूव करवाओगे इन दोनों को इस तरह से, तो ये एंगल R1 कहलाएगा, जो कि पहले रिफ्रैक्शन की वजह से है। फिर बाद में एक बार और रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तो यहाँ पर लेट से ये एंगल है R2, ठीक है। मुझे I की वैल्यू निकालनी है, और अभी हमने कैलकुलेट किया कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है √2 के बराबर। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ, तो स्नेल्स लॉ आप जानते हैं इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर एमरजेंट एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। पहले मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, और लाइट रे इस तरह से आ रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, तो आप ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दैट विल बी 2। यहाँ पर इंसिडेंस एंगल, यहाँ पर आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर, इस तरह से आप लिखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट मीडियम आपका एयर है, तो आप इसको कैसे लिख देंगे, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ मीडियम पर्टिकुलर दैट मीडियम साइन आई अपॉन में साइन आर। लेकिन इस बार आप ये देखो कि लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल होगा वो कितना होगा, R2, और जो एमरजेंट एंगल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब साइन अपॉन साइन आर है ना, तो इंसिडेंस एंगल को हम R2 कंसिडर करेंगे, जो R है उसको हम E लेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम इस तरह से मानते हैं रेयर से डेंसर में आना, इस बार डेंसर से रेयर में जा रही है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पर, √2। साइन इंसिडेंस एंगल जो होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन R2, साइन R2। जो रिफ्रैक्शन एंगल है, मतलब जो बाहर हो रहा है, वो कितना है, साइन 90। तो हम ये कह सकते हैं √2 को इतना आ जाएगा साइन R। और ऐसा कौन सा एंगल है जब √2 होती है वैल्यू, तो वो होती है साइन, एक मिनट इसमें थोड़ा करेक्शन करना है, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ आपको इतना पोर्शन। तो देखो रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये जो साइन आई होगा दूसरे वाले मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसको हम लेंगे, जो कि है साइन 90, और साइन आर यहाँ पे हो जाएगा साइन R2। तो साइन 90 मतलब 1, तो साइन R2 इक्वल टू 1/√2। तो इसका मतलब ये 1/√2 कब होता है, सब साइन की वैल्यू 45 हो, तो यहाँ R2 को लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई है। अब जब आप डेरिवेशन करते हैं प्रिज्म का, तो एक रिलेशन आता है क्या कि R1 प्लस R2 की वैल्यू हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होती है। अगर आप R1 में R2 ऐड करोगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आएगा। तो एक्चुअली ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, निकालना आई, तो मैं यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करूँगा मी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो मुझे R1 भी तो पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं R1 अब निकालूंगा यहाँ से। तो R1 इक्वल टू होगा, R1 कैन बी रिटर्न एज A माइनस के R2। अब ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म था यहाँ पर साइन 60 डिग्री था, माइनस R2 कितना है, वो है 45। तो 60 माइनस 45 जब आप करेंगे सो यू विल गेट 15 डिग्री। R1 की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब फिर से स्नेल्स लॉ का अप्लाई करो फर्स्ट सरफेस के लिए, स्नेल्स लॉ यानी सरफेस ए बी के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे म्यू इक्वल टू साइन इंसिडेंस एंगल डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्शन एंगल। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो है √2।
इंसिडेंस एंगल हमें करना है, निकालना है, फाइंड करना है। साइन आई और साइन आर की वैल्यू होगी 15। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई विल बी इक्वल टू हाउ मच, √2 टाइम्स साइन 15, √2 टाइम्स साइन 15 डिग्री। अगर आपको 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, कोई नहीं, आप इसको सिंपली ऐसे छोड़ दीजिए, आई इक्वल टू, जब ये साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स √2 साइन 45। तो इतना ही आंसर आपका प्रॉपर है, आपको फुल मिलेंगे अगर आपने इतना काम सही किया है। तो जरूरी नहीं है ये आपका 15 डिग्री है, जरूरी नहीं है कि आप इसको 15 डिग्री की वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व सकते हो। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेक्शन, लास्ट सेक्शन के होंगे सेक्शन ई, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।